गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा यह कक्षा 12वीं के लिए होगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अभी जो शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं इसके दौरान मैंने यह सोचा कि कक्षा 12वीं के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स के वीडियो बनाए जाएं। तो जो हमारे पास दो सेक्शन है, ए और बी, दोनों सेक्शन से मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि 5-5 वीडियो में आपको यहाँ पर बनाकर दिखा सकूं। जो वीडियो होंगे उनमें मैं लगभग प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी किस तरीके से लिखना है, कैसे उसकी रीडिंग निकालते हैं, उसके पश्चात किस तरीके से उसे किया जाता है, वो सब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो संसाधन है मेरे पास, यानी कि जो उपकरण है वो बहुत ही सीमित हैं। ये सारे ही प्रैक्टिकल मैं अपने घर पर ही करने वाला हूँ। चूँकि मेरे विद्यालय में खुद बहुत सारे उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, तो मैंने अगल बगल के विद्यालयों से जितना भी हो सकता था कुछ उपकरण अरेंज करने की कोशिश की है और कुछ चीज़ें मैं अपने ही घर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके यहाँ पर करने वाला हूँ। यह हम सबके लिए अच्छा भी है क्योंकि लगभग सभी सरकारी विद्यालयों की ये स्थितियाँ हैं कि वहाँ पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड सामग्री पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। तो इससे एक आइडिया भी हमें मिल जाएगा कि किस तरीके से हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके पीछे आप ये मान लीजिए कि प्रैक्टिकल एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा हम करके सीख जाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो एक तो होता है थ्योरेटिकली, हम पढ़ लेते हैं कि हमें ओम्स ने बताया कि विभवांतर और जो धारा होती है उन दोनों के बीच जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो धातुओं के लिए यह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है और हमने इसे रट लिया। यहाँ पर प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, हम उस ग्राफ को खुद फाइंड करते हैं, यानी कि हम विभवांतर और आई में जो संबंध है उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके पश्चात उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर हमें पता लगता है कि यह एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो रही है। तो जो ओम के द्वारा बताया गया ज्ञान है उसे हम अपने प्रैक्टिकल के द्वारा सिद्ध कर लेते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रैक्टिकल भी हैं। तो प्रैक्टिकल का अर्थ यही होता है कि जो वैज्ञानिकों द्वारा चीजें हमें बताई गई हैं वो सारी की सारी हमें प्रयोग द्वारा सिद्ध करनी है। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यदि ज्ञान को अच्छे तरीके से सीखना है तो हर जो बात है उसके लिए उन्हें प्रैक्टिकल ही करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं जिससे हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमारे सिलेबस में कुछ प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ उपकरण हमारे स्कूल्स में हमारे पास उपलब्ध होते हैं, तो उनके द्वारा हम कैसे उन प्रैक्टिकल को प्रूव कर सकते हैं ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पर प्रैक्टिकल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। वैसे ज्ञान आपको बहुत चीज़ों का होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता हमें इन प्रैक्टिकल्स में पड़ेगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा। आज जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो मेरे पास उपकरण है इसका नाम अमीटर है। तो अमीटर की सबसे पहले रेंज होती है या प्रास जिसको हम कहते हैं। तो प्रास का अर्थ होता है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक की रीडिंग ले सकता है। तो ये 0 से लेकर 10 एम्पियर की रीडिंग ले सकता है। यहाँ पर आप देखिए इसका जो पॉइंटर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये 2, 4, 6, 8 और 10, तो 10 एम्पियर तक ये मेजर कर सकता। ये तो हुई इसकी प्रास। दूसरी बात होती है अल्पतमांक या लिस्ट काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11वीं का टॉपिक है। अल्पतमांक का अर्थ होता है कि किसी भी उपकरण द्वारा मापी जाने वाली सबसे कम माप। जितनी कम माप कोई भी उपकरण मापेगा वह उतना ही अच्छा सुग्राही या उतना ही अच्छा एक्यूरेट माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हमें अल्पतमांक याद करनी है तो किस तरीके से करते हैं। 0 से लेकर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बीच में कुछ निशान बने हुए हैं यानी खाने बने हुए हैं, इनको हमें काउंट करना होता है। तो ये लगभग 10 खाने हैं और जो 10 खाने हैं उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं 2 रीडिंग।
तो इसका अर्थ हुआ कि एक खाने का मान कितना होगा। तो हम इस तरीके से इसे ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर देखिए 2 से लेकर 0 यानी 0 से लेकर 2, तो ये वैसे भी ना निकालें तो केवल हम 2 लिख सकते हैं इसे। और कितने खानों में बटा हुआ है 10, तो ये तरीका होता है 2/10। तो यहां पर आप डिवाइड कीजिए 0.2 एम्पियर, ये प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक खाना है, यदि कोई रीडिंग एक खाने के बराबर आएगी तो वो हमें कितनी वैल्यू देगी, 0.2 एम्पियर की देगी। 2 खाने आएगी तो हम मल्टीपल 2 का कर देंगे, वो 0.4 एम्पियर की देगी। इसी तरीके से थोड़ा और इसको कंफर्म करते हैं। यहां पर एक वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर की जो रेंज है ये लगभग 3 वोल्ट की है। 0 से लेकर 3 वोल्ट की इसकी रेंज है। और यहां पर देखिए ये 0 है और ये 1 है, और इसके बीच में 20 खाने बने हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी जो लिस्ट काउंट होगी, जो 1 है वो 20 भागों में बटा हुआ है। तो यहां पर आप डिवाइड कर देंगे तो ये 0.05 और वोल्ट में ये रीडिंग होगी। तो इतने वोल्ट का आपको लिस्ट काउंट प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं जो दोनों उपकरण हैं, उन दोनों उपकरणों की जो लिस्ट काउंट है वह किस तरीके से ज्ञात की जाएगी। एक खाने का मान, यहां पर एक रीडिंग और उसके बीच बने हुए खाने हमें डिवाइड करने हैं। तो जो अमीटर के लिए रीडिंग आई वो 0.2 एम्पियर की आई, और जो वोल्ट मीटर के लिए आई वो 0.05 वोल्ट की आई। तो इस तरीके से आपको अल्पतमांक किसी भी उपकरण की कैसे ज्ञात करते हैं उसका आइडिया पता लग गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहां पर हमें ग्राफ की भी आवश्यकता पड़ेगी, और ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रैक्टिकल के लिए। तो सबसे पहले जब आपके पास ग्राफ पेपर हो, आप देखें कि आपकी जो रीडिंग है वो किस तरीके से आपको प्राप्त होने वाली है। इसके लिए आप ग्राफ को 2 भागों में बांट दीजिए। जैसे यहां पर मैंने 2 भागों में इस तरीके से बांटा है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। यहां पर एक तल बन गया, इसे मैंने x अक्ष का है, इसे y अक्ष का है। तो ये जो प्रैक्टिकल की जो रीडिंग होगी वो XY प्लेन में होगी। यहां पर जो पहला अक्ष है इसे मैंने विभवांतर के लिए रखा हुआ है, यानी यहां पर विभवांतर लिखा है, और जो रीडिंग है वो वोल्ट में है। यहां पर इसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। एक खाना कितने का होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो y अक्ष है इस पर मैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को दिखाने वाला हूं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, सबसे ऊपर आप ग्राफ में ये लिखिए कि आप इस ग्राफ को किसके लिए खींच रहे हो। तो यहां पर ग्राफ है विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ, ये आपकी हेडिंग हो गई। उसके बाद आप x अक्ष पर क्या दिखा रहे हैं, आपने विभवांतर दिखाया है। तो वहां पर आप 1 सेंटीमीटर को लगभग 0.05 वोल्ट के विभवांतर के बराबर दिखा रहे हैं। ये मेरी लिस्ट काउंट थी, उसी को मैंने यहां पर पैमाना मान लिया है। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को मैं 0.2 एम्पियर विद्युत धारा के बराबर दिखा रहा हूं। तो ये जो अमीटर थी उसकी लिस्ट काउंट थी, उसी को मैंने पैमाना मान लिया है। आप चाहें अगर आप बड़ा ग्राफ करना चाहते हैं तो यहां पर आप 2 सेंटीमीटर बराबर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी आप 2 सेंटीमीटर बराबर भी लिख सकते हैं। तो जब जैसी रीडिंग आपको मिले उसके हिसाब से आप ग्राफ का ये वाला पोर्शन तैयार कर लीजिए। अब यहां पर सबसे पहले चलते हैं कि प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा और उसके लिए किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आज प्रैक्टिकल के वीडियो का पहला दिन है, इसलिए जो वीडियो की लेंथ है वो लंबी हो सकती है, क्योंकि आज जो बेसिक चीजें हैं वो भी आपको बतानी है। तो जब भी हम प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको लिखना होता है उद्देश्य, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो उद्देश्य हमेशा वो होता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे यहां पर हम विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचकर एक तार के प्रति सेंटीमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि यहां पर हमें जो ओम का नियम है उसका सत्यापन करना है, और साथ ही एक दिए हुए तार के लिए प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके पश्चात आता है कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं इन उपकरणों की आवश्यकता हमें होती है। फिर जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके पीछे सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत के आधार पर हम उस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं। तो यहां पर जो ओम का नियम है जो कहता है कि यदि किसी चालक के 2 सिरों के मध्य जो बहने वाला विभवांतर है वह धारा के अनुक्रमानुपाती हो, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा V/I होगा, वो एक नियतांक होगा जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम में इसको अच्छे तरीके से समझाया जाता है।
कुल मिलाकर ओम के नियम का सत्यापन करना है और ओम के नियम का ही यहाँ पर हमने सिद्धांत लिया है। उसके बाद प्रयोग विधि है, तो प्रयोग विधि को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। इसके पश्चात आता है कि जो प्रयोग से संबंधित आपका डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा और ये उसका एक और संकेत है, ये उपकरण दिखाए गए हैं और ये उपकरणों के संकेत के द्वारा डायग्राम दिखाया गया है। तो ये सभी चीजें मैं प्रैक्टिकल में ही आपको बताऊंगा। आइए प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हमने जब प्रयोग करना है तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्रयोग में कि जो उपकरण है उन उपकरणों को सही तरीके से अरेंज करना या जोड़ना। आप हमेशा ध्यान रखिए, जो अमीटर होता है वह श्रेणी क्रम में जुड़ता है और जो वोल्ट मीटर होता है वह हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। साथ ही धारा नियंत्रक है तो नाम से ही पता है कि धारा के मान को नियंत्रित करेगा, तो वह भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और यदि आप कोई प्रतिरोधक लगाना चाहते हैं तो वह डिपेंड करेगा कि आप उसको श्रेणी क्रम में रखना चाहते हैं या समांतर क्रम में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं उस प्रैक्टिकल से संबंधित जो सेटअप है वह आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं एक बैटरी है, उसके पश्चात कुंजी लगी हुई है, फिर धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक के श्रेणी क्रम में अमीटर लगा हुआ है, अमीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक तार जिसको हमने यहाँ पर प्रयोग करना है और इसका ही हमें, इस तार का ही हमें क्या फाइंड करना है, प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध ज्ञात करना है। और आप देख सकते हैं जो प्रतिरोधक तार है उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सेटअप को जोड़ने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास अमीटर वोल्ट मीटर हैं उन पर मैंने दोनों टर्मिनल पर एक एक तार पहले ही अटैच कर लिए हैं, जिससे कि हमारा जो समय है वह भी बचेगा और ये काम आपको कर भी लेने चाहिए पहले ही। सबसे पहले यहाँ पर जब हम सेटअप पर चलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये है बैटरी। तो बैटरी में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो दो तार हैं, ये वाला जो ब्लू कलर का वायर है इसे मैंने यूज़ किया है नेगेटिव की तरह, यानी इसमें नेगेटिव वोल्टेज है और इसमें पॉजिटिव वोल्टेज है। तो सबसे पहले आप जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसे जोड़ेंगे धारा नियंत्रक पर। अब यहाँ पर मैं सीधे धारा नियंत्रक का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुंजी नहीं है। तो ये धारा नियंत्रक है, इसके दो टर्मिनल आपको दिख सकते हैं, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है और एक तीसरा टर्मिनल भी होता है। ये दोनों टर्मिनल में से आप कोई भी टर्मिनल प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इसको प्रयोग करेंगे तो ये इस तरीके से प्रयोग होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वह प्रतिरोध का कार्य करेगी। यदि आप इस वाले टर्मिनल को जोड़ते हैं तो यहाँ से लेकर इधर की तरफ को ये कार्य करेगा, यानी कि हम जब इसको इस तरीके से स्लाइड करते हैं तो जब ये स्लाइड करता है इसके अंदर ये जो आपको मेटल दिख रही है इस मेटल पर ये टच करके आगे करंट फ्लो करता है। मान लीजिए इस पोजीशन में है तो अभी यहां से लेकर यहां तक का प्रतिरोध मिल रहा है, यदि यहां पर है तो यहां से लेकर यहां तक का प्रतिरोध मिल रहा है। और आपको पता है लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं, मैंने इसे किया है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है देखिए बैटरी का, उसे यहां पर जोड़ देना है। अच्छे तरीके से आप इसे जोड़ दीजिए। देखते हैं, मैं भी आपके सम्मुख ही प्रयोग कर रहा हूं, इससे पहले मैंने इसको चेक नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसे अटैच कर लिया है। अब इसके पश्चात ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया है बैटरी का, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ आया। अब ये करंट यहाँ से इंटरनली यहाँ तक फ्लो हो चुका है। इसके पश्चात हमें यहाँ जोड़ना है अमीटर को। तो हम क्या करेंगे, ये अमीटर है। अब देखिए यहाँ से पॉजिटिव करंट आ रहा है तो अमीटर का जो पॉजिटिव है उसी में आपको इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं अटैच कर देता हूँ इसके पॉजिटिव से। ये अटैच हो चुका है। इसके पश्चात देखिए जो पॉजिटिव करंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है। अब ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन में हमें अटैच करना है वो वायर जिसका हम प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं। तो वो वायर ये है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ ये वायर अटैच कर दे रहा हूँ।
केयरफुली से अटैच कर दीजिए। यह अटैच हो चुका है। इसके पश्चात जो इसका एंड है यानी कि ये वाला पोर्शन है, इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव टर्मिनल था, मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ था, तो इस पे आप इसे अटैच कर दीजिए। तो हमारा जो सेटअप है वो तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पर बैटरी में करंट नहीं है, तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि अभी मैंने इसे ऑफ पोजीशन में रखा है। अदरवाइज क्या होता है, जो हमारे वायर्स होते हैं उनमें हीटअप हो जाती है, जिससे सही रीडिंग हमें नहीं मिल पाती है। अब हमें जोड़ना है बोर्ड मीटर। तो जो बोर्ड मीटर है वह किस तरीके से जुड़ेगा, वह जुड़ेगा हमेशा पैरेलल में। तो पैरेलल में किस तरीके से जोड़ा जाता है, इस वायर का एक एंड ये है और एक एंड ये है। इन दो एंड पे यानी कि यहां आप ले लीजिए इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पोर्शन यहां मैंने ले लिया है। बहुत प्रॉपर व्यवस्था ना होने के कारण ये इसी तरीके से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इनको अटैच करने में। और ये दूसरा एंड है, इसे आप यहाँ अटैच कर दीजिए इसके दूसरे पोर्शन। तो देखिए यहाँ ये अटैच कर दिया गया है। आप चाहें तो जो ये वायर है इसे सीधे इसके दो टर्मिनल पर भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो वायर है इस वायर को यहाँ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो सेटअप है एक बार मैं अच्छे तरीके से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये बैटरी का पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से यहाँ जो धारा नियंत्रक है उसके एक टर्मिनल पे लिया। इसके पश्चात जो अमीटर है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पर, फिर नेगेटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल के पश्चात यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको अच्छे तरीके से देखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो हम वायर प्रयोग कर रहे हैं वो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाई है। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के पश्चात यहाँ देखिए एक वायर यहाँ से एक वायर यहाँ से वो हमने वोल्ट मीटर पर लगा दी है, यानी कि जो वोल्ट मीटर है वह इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो बैटरी है हमारी उसे हमने ऑन करना है और इसके पश्चात देखते हैं कि किस तरीके से हम रीडिंग लेते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो सेटअप हमने तैयार किया है इसमें हम रीडिंग लें, इससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो वायर है उसकी लंबाई मैं बाद में मेजर करने वाला हूँ। जो अमीटर हम प्रयोग कर रहे हैं उसका जो प्रास है यानी कि रेंज है वो 0 से लेकर 10 एम्पियर की है, तो यहाँ पर हमने 10 एम्पियर लिख लिया है। जो वोल्ट मीटर है वो लगभग 3 वोल्ट का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अल्पतमांक, तो अल्पतमांक कैसे ज्ञात की जाती है ये मैंने आपको पहले ही बताया है। जो अमीटर है उसका अल्पतमांक 0.2 एम्पियर का है एक खाने के लिए। वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक है वह 0.05 वोल्ट है। यहाँ पर जो शून्यांक त्रुटि है, अगर त्रुटि हो हमारे उपकरणों में तो वो यहाँ पर लिखी जाती है। तो यहाँ पर त्रुटि जो है वो 00 है और अमीटर के लिए शून्यांक संशोधन वो भी 0 आएगा और वोल्ट मीटर के लिए भी 0 आएगा। अब जो टेबल है वह इस तरीके से बनती है, यहाँ पर इस तरीके से हम प्रेक्षण कितने ले रहे हैं वो लिखे जाते हैं। लगभग यहाँ पर 5 प्रेक्षण लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए फिलहाल मैं एक रफ पेज यहाँ पर मैंने प्रयोग किया है जिसमें मैं आई और वी की वैल्यूज लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना तो त्रुटि संशोधन है ना ही और चीजें हैं। तो आई के मान के लिए वी की क्या क्या वैल्यूज होगी वो हम यहाँ पर रफली फाइंड कर लेंगे। अब हम सबसे ज्यादा जो फोकस है वो वोल्ट मीटर और अमीटर पर रखते हैं। तो आइए किस तरीके से हमें रीडिंग फाइंड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्हें काफ़ी पास रख लेते हैं ताकि आपको जो रीडिंग है वो बिल्कुल साफ साफ दिखे। और यहाँ पर इसमें मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ, इसे जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा सा जूम रखें इसका, इस तरीके से। अब आपको शायद स्क्रीन पर एक क्लियर दिख रहा हो। जो वायर हैं इनको आप चाहें तो पीछे की साइड कर दें ताकि जो रीडिंग है उसमें आपको दिक्कत ना हो। पूरा सेटअप मैंने आपको बताया हुआ है। अब जो फाइनल वायर है उसे मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ से मैंने कट करके रखा हुआ था। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस वायर को टच कर रहा हूँ आपके वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों में डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो कनेक्शन बनाए हैं वो बिल्कुल सही हैं और आप रीडिंग ले सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर अगर हम पे की होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीमित संसाधनों में ये प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं और ये अच्छा भी है आपके लिए, क्योंकि आपके सामने भी यही समस्याएं होंगी। तो इसी तरीके से आप भी सीमित संसाधनों का प्रयोग करके प्रैक्टिकल जरूर करें। तो यहाँ पर जो सेटअप है वो तैयार है। यहाँ पर दोनों में रीडिंग है। अब हमें रीडिंग नोट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो धारा नियंत्रक है उसको स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब धारा नियंत्रक होगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि डायरेक्ट यहाँ से पास हो रहा है, तो कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज नहीं हो रहा। जैसे जैसे हम इसको आगे करते जाएंगे रेजिस्टेंस इसमें प्रयोग होता जाएगा और आप अमीटर पर देख सकते हैं रीडिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस एंड पर पहुंचकर जो इसका प्रतिरोध है वो पूरा इसमें अप्लाई हो जाएगा और इधर जैसे जैसे हम आते जाएंगे जो प्रतिरोध है वह कम होता जाएगा। तो इस पोजीशन पर बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं है। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे इसको स्लाइड करता हूँ और लगभग एक एक खाने के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग निकालूंगा। तो जो अमीटर की रीडिंग है वो एक खाने पर है, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंटर है वो अमीटर के एक खाने पर है और साथ ही जो वोल्ट मीटर है उसके भी लगभग एक खाने पर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लीस्ट काउंट है अमीटर की वो 0.2 की है। तो जो पहली रीडिंग हुई वो 0.2 एम्पियर की हुई और इसकी 0.5 वोल्ट की हो गई। तो ये पहली रीडिंग हो गई। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये पहली रीडिंग है। इसके पश्चात फिर से मैं इसे स्लाइड करता हूँ और अब मैं इसे लगभग दूसरे खाने पे रख रहा हूँ। जब मैं इसे दूसरे खाने पर रख रहा हूँ तो यहाँ पर रीडिंग हो जाएगी 0.4 एम्पियर और यहाँ देखिए 1 2, तो यहाँ पर हो रही है लगभग 2, तो इसको 0.1 वोल्ट हो जाएगी। इसकी लीस्ट काउंट जो है वो 0.05 की है, इंटू आप 2 करेंगे तो ये 0.1 वोल्ट आ जाएगी। इसके पश्चात फिर से मैं इसे स्लाइड करता हूँ और लगभग तीसरे खाने पे मैंने इसे रख लिया है, यानी कि जो अमीटर की रीडिंग है अब तीसरे खाने पे है। तो 0.6 एम्पियर ये हो जाएगी और यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, तो लगभग यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर आप 0.0 इंटू 3 करेंगे तो ये वैल्यू जो आपको प्राप्त होगी देखिए 5 और ये हो जाएगी 1, तो लगभग 0.15 वोल्ट ये प्राप्त हो रही है। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन भी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक और खाने में इसको ले जाते हैं तो लगभग ये 4 पर है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो 0.8 एम्पियर है और यहाँ 1 2 3 4 यहाँ भी है। तो 4 का अर्थ हुआ 0.20 वोल्ट। तो आइए जो डाटा हमने रफली फाइंड किया था उसे इस टेबल में भरते हैं। किस तरीके से इसको भरा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने जो तार लिया था उसकी लंबाई मेजर नहीं की थी, तो इस तार की जो लंबाई है वो लगभग 15 सेंटीमीटर की है। इसके पश्चात ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। यहाँ पर टेबल पर आ जाते हैं। जो टेबल है वह इस तरीके से दी गई है और इसमें मैंने जो रफली वैल्यूज फाइंड की थी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने फाइंड किया था जो आई का मान था वो 0.2 एम्पियर था। तो यहाँ पर देखिए प्रेक्षित वैल्यू है आई नॉट। आई नॉट का अर्थ है जो प्रारंभिक मान है जिसमें कि कोई भी त्रुटि नहीं है वो वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर प्राप्त है 0.2 एम्पियर। इसके पश्चात करेक्शन कुछ भी नहीं है तो जीरो करेक्शन है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0। इसके पश्चात यहाँ पर जो दूसरी रीडिंग है इसी की 0.4 एम्पियर है। जो तीसरी रीडिंग थी 0.6 एम्पियर थी और जो चौथी रीडिंग है 0.8 एम्पियर थी। इसके साथ जो V के मान थे इसी तरीके से आप इनको लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये मान आपको प्राप्त होंगे 0.4 प्लस 0, 0.6 प्लस 0,
और 0.8 प्लस 0। इसके क्रॉसपॉन्ड यानी कि जो v के मान है वो इस तरीके से थे। b का जो पहला वैल्यू हमें प्राप्त हुआ इसके साथ वो प्राप्त हुआ था 0.05 वोल्ट। यहाँ पर भी करेक्शन कुछ नहीं है तो इसको इसी तरीके से हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर वैल्यू आप फाइंड, दूसरी वैल्यू इसके लिए थी, आप देख सकते हैं 0.1, तो यहाँ पर 0.10 इसको लिख सकते हैं वोल्ट। फिर यहाँ पर जो अगली वैल्यू थी 0.15 वोल्ट और जो अगली वैल्यू थी वह 0.20 वोल्ट थी। यहाँ पर करेक्शन नहीं है तो इन वैल्यूज़ को इसी तरीके से आप लिख दीजिए 15 प्लस 0 और 0.20 प्लस 0। अब यहाँ पर v अपॉन आई का रेशियो आपको फाइंड करना है, तो आप चाहें तो इस वैल्यू को पहले रफली फाइंड कर लीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर v अपॉन आई चाहिए। तो v अपॉन आई के लिए आप पहली वैल्यू देखिए 0.05 है अपॉन 0.2 है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए एक पॉइंट का प्लेस है, एक पॉइंट का प्लेस है, तो ये हो गया 0.5 अपॉन 2। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगेगा, 2 आएगा और फिर आपके पास वैल्यू आएगी 5। तो कुल मिला के जो वैल्यू फाइंड हुई आपको 0.25। और यहाँ पर अभी आपको मात्रक पता होना चाहिए कि v अपॉन आई का मान R होता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम है यदि ये वोल्ट और एम्पियर है। तो पहली वैल्यू हमने फाइंड की। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। जो दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिलती है देखते हैं। तो ये है 0.1 अपॉन 0.4। तो आप इसको डिवाइड कीजिए 1 अपॉन 4, तो ये भी 0.25 ओम प्राप्त होगी। इसी तरीके से अगली वैल्यू फाइंड कीजिए 0.15 अपॉन 0.6, ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.5 अपॉन 6, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 0.25 ओम होगी। और इसी तरीके से 0.20 अपॉन 0.8 आप करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 8, और ये भी 0.25 ओम होगी। तो इस तरीके से जो v अपॉन आई की वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो रही है 0.25 ओम, 0.25 ओम, 0.25 ओम और 0.25 ओम। और बिल्कुल सही भी है। जो ओम का नियम है वह कहता है कि जो v अपॉन आई है इसका मान एक नियतांक होता है। यहाँ पर जो सेटअप है उसमें सारी जो भौतिक कंडीशंस थी, यानी कि जितने भी भौतिक राशियाँ थी उनको हमने नियत रखा हुआ है। तार की लंबाई फिक्स है, जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, तो यहाँ पर इसका मान नियत आना चाहिए। और हमने प्रैक्टिकल में देख लिया है जो मान है वो लगातार नियत बना हुआ है 0.25, 0.25, 0.25। तो इस तरीके से ओम के नियम का भी सत्यापन हो जाता है। तो ये पहला काम था जो हमने कर लिया है। अब दूसरा काम करते हैं ग्राफ प्लॉट करने का। तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, कुछ बेसिक चीजें मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, वही ग्राफ मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो एक्स अक्ष है इस पर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप निशान लगा दीजिए। ये 1 सेंटीमीटर की वैल्यूज़ हैं। इन पर जो है वैल्यू हम ले रहे हैं 0.05 वोल्ट की, और वोल्ट मैंने यहाँ लिखा है तो यहाँ पर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगली जो वैल्यू होगी वो 0.10 होगी, अगली जो वैल्यू होगी वो 0.15 होगी, अगली जो वैल्यू होगी वो 0.20 होगी, अगली जो वैल्यू होगी वह 0.25 होगी, और इसी तरीके से आगे की तरफ वैल्यू होगी। यहाँ पर आप चाहें तो दो खानों को एक मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर एक ले सकते हैं। इससे आपका जो ग्राफ है वो बड़ा आएगा और सही तरीके का आएगा। तो ये मैं पहले ही मान चुका था, तो यहाँ पर इसी में मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज आप 2 खाने, यानी कि जो 2 खाने यहाँ पर हैं ग्राफ में 2 सेंटीमीटर, उसको आप यहाँ पर पैमाने को बदल दीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट, और इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। ये हो जाएगा एक्स अक्ष पर,
और ये हो जाएगा y अक्ष पर। यहाँ पर कंफ्यूजन ना करें, ये दूसरी कंडीशन है और ये मैंने पहले एक्सप्लेन की थी। तो अभी मैंने जो पैमाना रखा है इस कंडीशन के हिसाब से ही यहाँ पर रखा हुआ है। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी निशान लगा दीजिए। तो ये पहली रीडिंग 0.2 की है, 0.4 की है, 0.6 की है, 0.8 की है और अगली रीडिंग 1.0 की होगी। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले 2 के क्रॉसपॉन्ड में ये वैल्यू थी, फिर 0.4 के क्रॉसपॉन्ड में ये वाली वैल्यू थी, 1.0 आप यहाँ ग्राफ में देख लीजिए किस तरीके से वैल्यू आप रखनी है। फिर 0.6 के क्रॉसपॉन्ड में ये वैल्यू थी और 0.8 के क्रॉसपॉन्ड में ये वैल्यू थी। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो लाइन है इस तरीके से और एकदम स्मूथ लाइन यहाँ पर आनी चाहिए। तो एकदम सीधी लाइन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ओम के लिए नियम के लिए हमने प्रैक्टिकल किया था वह बिल्कुल सही हो रहा है। इस तरीके से जो ये पॉइंट है इनको आप इन सर्कल कर दीजिए तो ये रीडिंग का भी आपको पता लग जाएगा। और अच्छा आपको करना है तो आप चाहें तो इनको इस तरीके से भी मिला सकते हैं। ये आपके पास वैल्यू हो गई। तो अभी हमने जो प्रैक्टिकल किया इसके द्वारा हमने ओम के नियम का सत्यापन किया, जो कि कहता है V और I के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है ग्राफ की। तो वो ग्राफ हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। साथ ही जो वायर हमने प्रयोग किया था उस वायर का जो प्रतिरोध था वह 0.25 ओम हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर यदि हमें ग्राफ की सहायता से उस वायर का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। आपको यहाँ पर ये करना है कि कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्रमागत जो बिंदु हैं उनके बीच में इस तरीके से यहाँ से लंब ड्रॉ कीजिए। तो ये लंब आपका ड्रॉ हुआ। यहाँ से भी लंब ड्रॉ कीजिए तो एक ट्राइंगल शेप बनेगी। जब ट्राइंगल शेप बन जाती है तो आपको ये वाला और ये वाला ये दो पोर्शन की जो है लेंथ चाहिए। तो इन पोर्शन के बीच की लेंथ क्या होगी, देखिए यहाँ पर जो रीडिंग है वो 0.6 है और यहाँ जो रीडिंग है वो 0.8 है। तो लेंथ कितनी होगी, आप इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो 0.8 माइनस 0.6, तो जो अंतर है वो 0.2 का है, इतना एम्पियर का। तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से आप इन दो पॉइंट को देखिए। जो ये पहला पॉइंट है ये वाला पॉइंट है 0.15 और जो ये पॉइंट है वो वोल्टेज के लिए ये 0.20 है। तो इन दोनों का अंतर भी निकाल दीजिए। 0.20 माइनस 0.15, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वही 0.05 वोल्ट का आएगा। तो ये वैल्यू भी हमें प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसका जो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड की जाती है। आप जानते हैं जो टेन थीटा का वैल्यू होता है वह लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर जो लंब है वह कितना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आप टेन थीटा फाइंड करेंगे तो जो लंब का मान है वह है 0.2 एम्पियर और जो आधार है वह है 0.05 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं I बाई V हो रहा है, जबकि हमारा फॉर्मूला V अपॉन I है। तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा इसका अर्थ हुआ इसका उल्टा, तो यहाँ पर V अपॉन I आ जाएगा। तो 0.05 ऊपर चले जाएगा, 0.2 अपॉन में रहेगा और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको 0.25 ओम की ही प्राप्त होगी। ओम क्यों लिख रहे हैं, V अपॉन I का मान R के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने ग्राफ की सहायता से भी जो तार था उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर हमें इस वायर के लिए प्रति एकांक लंबाई के लिए प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है इसे आसानी के साथ समझिए। जो पूरा वायर है उसके लिए R की वैल्यू है 0.25 ओम और जो लेंथ है वायर की वो है 15 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू प्रति एकांक लंबाई के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि R अपॉन L किया जाएगा, जिससे हमें प्रति एकांक लंबाई में
प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आप रखेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी 0.0166 ओम पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी तार के लिए प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध का मान। सबसे पहले प्रयोग से आपने उस पूरे तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जो कि 0.25 ओम आपको प्राप्त हुआ। वायर की लेंथ आपने ज्ञात की जो कि 15 सेंटीमीटर थी। इसके पश्चात केवल आपको डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू होगी वह प्रति एकांक लंबाई के लिए प्रतिरोध का मान आपको बताएगी। तो उम्मीद है आपको इस तरीके से ये प्रैक्टिकल करना आ जाएगा। अगले प्रैक्टिकल में और मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करूँगा। आज जो पहला प्रैक्टिकल था उसमें काफ़ी टाइम लग गया है, आपको बेसिक चीज़ें बताई गई, साथ में पहले दिन सेटअप को रेडी करने में भी काफ़ी वक्त लगा है।